नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवेल से और स्टोरीज से। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ हत्या की रात नॉवल का पार्ट 6। इसके बाकी के 5 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स ऊपर आपको आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हत्या की रात नॉवल का पार्ट 6। हमारे झूठ बोलने से पार्वती देवी का तो कोई भला नहीं हुआ। उल्टे शहर का इंस्पेक्टर मुझे धमकी दे गया है कि वो मुझ पर भी गलत बयानी का मुकदमा चलवाएगा। सुनील साहब, मेरी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पार्वती देवी को सजा हो गई तो मैं अपनी बीवी को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपकी बीवी ने तो अपनी स्त्री सुलभ कमजोरी के कारण ही अपनी ज़बान खोली थी। किसी दुर्भावना के कारण तो उसने ऐसा किया नहीं होगा, और फिर ये ज़रूरी थोड़े ही है पार्वती देवी दोषी सिद्ध हो। मैं तो मान नहीं सकता कि पार्वती देवी ने हत्या की हो। वे तो एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे ख्याल से तो वे अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद अपनी बलि दे रही हैं। मुमकिन है। प्रतापचंद चुप रहा। सुनील ने मोटरसाइकिल को किक मारी और बोला, अच्छा प्रतापचंद जी। अच्छा, प्रतापचंद अनमने स्वर में बोला। एकाएक सुनील को एक ख्याल आया। एक बात बताइए प्रतापचंद जी, वो बोला। फरमाइए। महेश कुमार को जो आपने 200 एकड़ ज़मीन की ऑप्शन दी हुई थी, अब उसका क्या होगा? वो ऑप्शन तो महेश कुमार के साथ ही ख़त्म हो गई है साहब। मतलब ये कि अब आप अपनी ज़मीन को पहले वाली कीमत पर बेचने के लिए बाध्य नहीं हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता। ऑप्शन तो मैंने महेश कुमार को दी थी। जब वही नहीं रहा तो ऑप्शन कैसी? अब तो मैं अपनी ज़मीन किसी को भी किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हूँ। कोई ऑफर आई है क्या आपको? जी हाँ, एक दूसरे होटल वाले इस ज़मीन की 20 गुनी कीमत दे रहे हैं मुझे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको तो महेश कुमार के मर जाने से बहुत फ़ायदा हुआ। जी हाँ, प्रतापचंद संकोचपूर्ण स्वर से बोला। अच्छा नमस्ते, सुनील बोला। सुनील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और डाक खाने की ओर बढ़ गया। झेरी के छोटे से डाक खाने में बेंच पर जौहरी बैठा था। सुनील को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। हेलो, सुनील उससे हाथ मिलाता हुआ बोला। यहाँ कैसे बैठे हो जौहरी? रमाकांत के लिए कॉल बुक करवाई है, कॉल लगने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जौहरी बोला। ट्रंक कॉल के बारे में कुछ पता लगा? सुनील ने पूछा। जी हाँ, उसी की सूचना रमाकांत को देने के लिए यहाँ बैठा हूँ। बाहर आओ, सुनील बोला। जौहरी उठकर उसके साथ बाहर आ गया। किसने की थी वो कॉल? सुनील ने उत्सुकता से पूछा। 4 स्टार क्लब में कांता को वो कॉल राधा ने की थी, जौहरी ने बताया। राधा कौन? वो नौकरानी जो महेश कुमार के घर में खाना पकाने और सफाई वगैरह करने आती थी। श्योर, डेड श्योर। राधा रहती कहाँ है? यहाँ से थोड़ी ही दूर डाक खाने वाली लाइन में मेन रोड के ऊपर ही उसका घर है। तुम्हारे साथ दिनकर भी तो आया था? हाँ, मैंने उसे वापस राजनगर भेज दिया है। अगर मेरी ट्रंक कॉल से पहले वो यूथ क्लब पहुँच गया तो रमाकांत को वो सूचना दे देगा। मैं यहाँ इसलिए ठहर गया था कि शायद झेरी में रमाकांत को और काम हो। तुम वापस कैसे जाओगे? बस पर चला जाऊँगा। मैं और दिनकर स्कूटर पर आए थे। स्कूटर दिनकर वापस ले गया है। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, तुम ऐसा करो जौहरी, पहले तो तुम ट्रंक कॉल कैंसिल करवा दो, अब उसकी ज़रूरत नहीं। फिर मुझे राधा से मिलवा दो, उसके बाद मैं तुम्हें मोटरसाइकिल पर राजनगर ले जाऊंगा। ओके बाय मी, जौहरी बोला और डाक खाने में घुस गया। 2 मिनट में ही वो वापस लौट आया। सुनील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। जौहरी पीछे बैठ गया। रास्ता बताते रहना, सुनील बोला। सीधे चलते रहिए, जौहरी बोला। जब राधा का घर आएगा तो मैं बता दूंगा। सुनील ने मोटरसाइकिल सड़क पर डाल दी। यहाँ एक स्थान पर जौहरी सुनील की पीठ ठोकता हुआ बोला। सुनील ने मोटरसाइकिल रोक दी। दोनों नीचे उतर आए। जौहरी, सुनील बोला, हमें राधा से इस प्रकार पेश आना है कि हमें ज़बान से तो कुछ कहना पड़े, लेकिन वो हमें सरकारी आदमी समझे। अच्छा, जौहरी बोला। दोनों राधा के छोटे से मकान के सामने जा पहुँचे। सुनील ने धीरे से द्वार खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया। ठहरिए, द्वार मुझे खटखटाने दीजिए, जौहरी उसे रोकता हुआ बोला। और उसने इतनी ज़ोर से द्वार भड़बड़ाया जैसे अगर फौरन द्वार नहीं खुला तो वो उसे चौखट से उखाड़कर फेंक देगा। किसी का द्वार खटखटाने का पुलिस वालों का यही तरीका है, जौहरी बोला। आप तो शरीफ आदमियों की तरह द्वार खटखटा रहे थे। सुनील हंस पड़ा। कौन है? भीतर से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया। उत्तर में जौहरी ने फिर द्वार बड़बड़ा दिया और अधिकारपूर्ण स्वर में बोला, दरवाज़ा खोलो। द्वार फौरन खुल गया। द्वार पर लगभग 30 साल की औरत खड़ी थी। जौहरी ने सुनील को कोहनी से टोका। तुम्हारा नाम राधा है? सुनील कर्कश स्वर में बोला। जी हाँ, राधा ने कंपित स्वर में उत्तर दिया।
भीतर चलो, सुनील उसी स्वर से बोला। हमें तुमसे कुछ बातें करनी है। किस विषय में? राधा ने डरते हुए पूछा। महेश कुमार की हत्या के विषय में। आप लोग? हाँ हाँ, अब ज़्यादा सवाल मत करो और रास्ता छोड़ो। राधा एक और हट गई। दोनों भीतर घुस गए और भीतर जाकर एक चारपाई पर यूं बैठ गए जैसे उनके बाप का घर हो। बैठो, जौहरी अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। राधा एक स्टूल पर बैठ गई। आप पुलिस के आदमी हैं? राधा ने डरते डरते फिर पूछा। सुनील ने उसका प्रश्न नज़रअंदाज कर दिया और एकदम तोप में से छूटे गोले की सी तेजी से बोला। मंगलवार की रात को, अर्थात जिस रात को महेश कुमार की हत्या हुई थी, तुमने राजनगर के 4 स्टार क्लब में कांता नाम की लड़की को ट्रंक कॉल की थी? राधा अब सचमुच ही डर गई। उसका शरीर पत्ते की तरह कांपने लगा। जी, वो हकलाई। उस ट्रंक कॉल में तुमने कांता को केवल आ जाओ कहा था और फ़ोन बंद कर दिया था। आपको कैसे मालूम? हमें सब कुछ मालूम है। तुम जवाब दो, तुमने कॉल की थी या नहीं? की थी, राधा ने स्वीकार किया। तुमने कांता को झेरी आने के लिए कहा था? जी हाँ। क्यों? राधा चुप रही। क्यों? सुनील गर्जा। क्योंकि कांता की महेश बाबू से शादी होने वाली थी। कांता ने मुझसे कहा था कि अगर कभी महेश बाबू के पास कोई लड़की रात को देर तक रहे और मुझे उस लड़की या महेश बाबू की नीयत में कोई फ़र्क आता दिखाई दे तो मैं फ़ौरन उसे ट्रंक कॉल कर दूं। उसने कहा और तुमने मान लिया? जौहरी बोला। राधा दृष्टि झुकाकर बोली। कांता मेम साहब ने मुझे 50 रुपये दिए थे और बाद में और भी देने का वादा किया था। राधा ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाया। कितने? 50 रुपये। तुम्हारी ट्रंक कॉल, सुनील बोला, कांता ने 12 बजने से कुछ मिनट पहले रिसीव की थी। वो फ़ौरन ही वहाँ से चल दी थी। झेरी कितने बजे पहुँची थी वो? 2 बजे के करीब। फिर? मैं यहाँ खिड़की पर बैठी थी। मुझे कांता की कार दिखाई दी तो मैं बाहर निकल आई। कांता ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा। मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन कांता के बार बार कहने पर इनकार न कर सकी। मैं कार में बैठ गई। कांता ने कार चला दी और महेश बाबू के कॉटेज की ओर चल दी। कॉटेज से थोड़ी दूर रास्ते में मुझे मंजुला की कार खड़ी दिखाई दी। मैंने कांता को बताया कि वो उसी लड़की की कार थी जो महेश बाबू के साथ थी। कांता पहले ही क्रोध से उबल रही थी। कार की बात सुनकर वो और भी भड़क उठी। क्यों? वो तो समझती थी कि महेश बाबू ने कोई झेरी की मामूली लड़की या कोई कॉलगर्ल शहरी लड़की बुला रखी होगी, लेकिन कार देखकर तो उसे ऐसा लगा कि वो लड़की हर प्रकार से संपन्न थी। उसे चिंता ये थी कि ऐसी लड़की के चक्कर में पड़कर कहीं महेश बाबू कांता से शादी का इरादा छोड़ न दें। फिर कांता ने अपनी कार मंजुला की कार के समीप खड़ी कर दी और नीचे उतर पड़ी। और तुम? मैं कार में ही बैठी रही। और साहब, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि उसके लौट आने तक मैं एक क्षण के लिए भी कार से नीचे नहीं उतरी। अच्छा फिर? कांता नीचे उतरी और कार का निरीक्षण करने लगी। उसने देखा कार पंचर थी। वो कार की ड्राइविंग सीट वाला द्वार खोलकर कार के भीतर घुस गई। कुछ देर वो कार को भीतर से देखती रही और फिर निकल आई। उसने मुझे कहा कि वो कॉटेज में जा रही थी और मैं वहीं ठहरूं। मंजुला की कार के डैशबोर्ड में बने कंपार्टमेंट को खोला था उसने। संभव है खोला हो, मैंने देखा नहीं था। कांता फिर महेश कुमार के कॉटेज में गई? जी हाँ, वो पैदल ही महेश कुमार के कॉटेज में गई थी। उसके कॉटेज में घुसने के थोड़ी देर बाद ही मुझे एक गगनभेदी चीख की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो यूं भागती हुई कॉटेज से बाहर निकली जैसे भूत देख लिया हो। वापस आकर वो फ़ौरन अपनी कार के स्टीयरिंग पर बैठ गई। उसने कार को यू टर्न दिया और पूरी रफ्तार से वापस भाग निकली। रास्ते में उसने मुझे बताया कि महेश कुमार अपने कॉटेज में मरा पड़ा था। किसी ने उसे गोली मार दी थी। फिर उसने मुझे घर के सामने उतार दिया। उसने मुझे कहा कि मैं इस विषय में अपनी ज़बान बंद रखूं तो किसी को ये पता नहीं लगेगा कि वो हत्या की रात को झेरी में आई थी। मैंने उसे चुप रहने का वादा किया और फिर वो वापस चली गई। अब आप लोगों को पता नहीं इस बात की जानकारी कैसे हो गई है। हमारा तो काम ही बातों की जानकारी हासिल करना है, जौहरी शान से बोला। कांता महेश कुमार के कॉटेज में कितनी देर ठहरी थी? सुनील ने पूछा। अधिक से अधिक 1 मिनट। लाश देखते ही वो उल्टे पांव वापस लौट गई थी। इतने समय में क्या तुमने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? मुझे ध्यान नहीं, मैं गोली की आवाज़ नहीं पहचानती। अगर गोली चली भी होगी तो मुझे पता नहीं लगा होगा। तुमने मंजुला की कार का दरवाज़ा खोला था? नहीं साहब, मैंने आपको पहले ही बताया है। मैंने तो कांता की कार से बाहर कदम भी नहीं रखा था। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ वो चीख कांता की थी? मेरा ख्याल है उस समय और तो किसी के कॉटेज में होने की संभावना नहीं थी। अगर कोई होता तो कांता ने उसका जिक्र किया होता। जिस ढंग से वो भागती हुई बाहर निकली थी उससे तो यही लगता था कि कांता चीखी थी। सुनील ने जौहरी को संकेत किया और फिर दोनों उठ खड़े हुए। मेरे पर तो कोई मुसीबत नहीं आएगी ना साहब? राधा ने डरते हुए पूछा। अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कांता से रुपए लेकर उसे बचाने की खातिर झूठ बोल रही हो तो तुम भी फंस जाओगी। मैं सच बोल रही हूँ।
फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दोनों बाहर निकल आए और मोटरसाइकिल पर आ बैठे। सुनील ने मोटरसाइकिल राजनगर की ओर जाने वाली सड़क पर डाल दी। राधा के बयान में तो ऐसा नहीं लगता था कि कांता ने हत्या की है, जौहरी बोला। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता प्यारे, फिलहाल तो तेल देखो और तेल की धार देखो। जौहरी चुप हो गया। 3 बजने से थोड़ी देर पहले सुनील ने ब्लास्ट के ऑफिस के सामने मोटरसाइकिल रोक दी। जौहरी रास्ते में ही उतर गया था। वो ब्लास्ट की इमारत में घुस गया और सीढ़ियों के रास्ते पहली मंजिल पर जा पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर रेणु ने उसे देखा और बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, आजकल कहाँ रहते हो? जहन्नुम में, सुनील बोला। हाय, मैं मर जाऊं, रेणु आ भरकर बोली। ऐसी शानदार जगह से वापस क्यों लौट आए हो? बताओ, सुनील आंखें तरेता हुआ बोला। मेरे पास मत आना, वहीं खड़े खड़े बताओ, रेणु डरने का अभिनय करती हुई बोली। लेकिन जो भाषा तुम समझती हो वो इतनी दूर से तो बोली नहीं जा सकती। मुझे माफ करो, मुझे नहीं सुननी वो भाषा। सोच लो। सोच लिया। ऑल राइट, सुनील बोला और वहां से आगे बढ़ गया। वो न्यूज़ एडिटर राय के कमरे में पहुंचा। आओ सुनील, राय उसे देखकर आंखों से चश्मा उतारता हुआ बोला। इवनिंग न्यूज़ प्रेस में जाने में अभी कितनी देर है? राय ने घड़ी पर दृष्टिपात किया और बोला, लगभग 1 घंटा। मैं अभी एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, वो फ्रंट पेज पर जानी चाहिए। फ्रंट पेज पर? कैसी रिपोर्ट है? महेश कुमार की हत्या के बारे में। हत्या हुए 48 घंटे होने को आए हैं। अब फ्रंट पेज पर जाने लायक क्या रह गया है उसमें, विशेष रूप से जब कि हत्यारा गिरफ्तार भी हो चुका है। मैं डायनामाइट ला रहा हूँ, सुनील बोला। मेरी रिपोर्ट पुलिस की थ्योरी को भग से उड़ा देगी। अच्छा, हाँ, तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शुरू हो जाओ। मेरी रिपोर्ट का इंतजार करना, सुनील बोला और वहां से निकलकर अपने केबिन में आ गया। वो अपनी सीट पर जमकर बैठ गया। उसने एक्सटेंशन टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बोला, रेणु, यूथ क्लब में मिला दो, जल्दी। थोड़ी देर बाद उसके कान में रमाकांत की आवाज़ पड़ी। रमाकांत, मैं सुनील बोल रहा हूँ। अंगूठे के निशान का पता चला? सुनील, अंगूठे के निशान कांता के हैं। रमाकांत की आवाज़ आई। मेरा भी यही ख्याल था। कैसे? जौहरी से पूछना। और उसने टेलीफोन रख दिया। उसने अपने सामने कुछ नोटशीट सरका ली और पेन लेकर उन पर लिखने लगा। मशीन की तेजी से सुनील के मन के भाव कागज पर उतरने लगे। लगभग 3:30 बजे उसने रिपोर्ट तैयार कर ली और रिपोर्ट को ले जाकर मेज पर रख दिया। हेडलाइन जोरदार लगाना, सुनील बोला। इसे रीराइट करने की ज़रूरत है? राय ने पूछा। पढ़कर देख लो। ओके, राय बोला। तुम अपने केबिन में बैठो, आधे पौने घंटे में मैं तुम्हें पेपर की प्रूफ कॉपी भेजता हूँ। अच्छा, सुनील बोला और अपने केबिन में वापस आ गया। उसने लक्की स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगाया और प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 40 मिनट के बाद चपरासी उसे पेपर की प्रूफ कॉपी दे गया। सुनील ने देखा, मुख्य पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखा था, क्या झेरी हत्याकांड का रहस्य वाकई खुल गया है? क्या पुलिस ने महेश कुमार का सही हत्यारा गिरफ्तार किया है? क्या पार्वती ने महेश कुमार की हत्या की है? नीचे ब्रैकेट में लिखा था, हमारे विशेष प्रतिनिधि सुनील कुमार चक्रवर्ती द्वारा मंगलवार की रात को झेरी के इलाके में हुए महेश कुमार की हत्या की तफ्तीश के दौरान पुलिस ने अपनी सूझबूझ का कम और जल्दबाजी का ज़्यादा परिचय दिया है। केस के संबंधित कितने ही महत्वपूर्ण सूत्रों का या तो पुलिस ने जिक्र ही नहीं किया और या फिर पुलिस को उनकी जानकारी ही नहीं हो पाई है। पुलिस क्योंकि पार्वती को हत्यारी समझती है और उससे गिरफ्तार कर चुकी है, इसलिए वो केवल उन्हीं सूत्रों को प्रकाश में ला रही है जो कि पार्वती के विरुद्ध केस को और भी मजबूत कर सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस द्वारा केस के कितने ही पहलुओं पर तफ्तीश करने की ज़रूरत ही नहीं समझी गई है। हम ये दावा नहीं करते हैं कि पार्वती हत्यारी नहीं है। संभव है हत्या उसी ने की हो, लेकिन उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत नहीं है। पार्वती के कुछ एक्शन भारी संदेहजनक थे, इसलिए पुलिस उसे हत्यारी समझ रही है, लेकिन वे एक्शन ऐसे नहीं हैं जो पार्वती को निर्विवाद रूप से हत्यारी सिद्ध कर सकें। हत्या के समय मात्र घटनास्थल पर देखा जाना ये सिद्ध नहीं करता कि पार्वती हत्यारी है। पार्वती के जूतों पर महेश कुमार के खून के निशान और फिर मंजुला द्वारा उस जूतों को छुपाने का उपक्रम एक भारी गलतफहमी का परिणाम भी हो सकते हैं। स्मरण रहे, पुलिस के पास ऐसा कोई गवाह नहीं है जिसने पार्वती को रिवॉल्वर थामे या महेश कुमार पर गोली चलाने या बाद में रिवॉल्वर झाड़ियों में फेंकते देखा है। पार्वती के विरुद्ध जिस प्रकार के और जितने सबूत पुलिस के पास हैं, उसमें कहीं अधिक और कहीं ठोस सबूत तो इन पंक्तियों के लेखक ने कांता नाम की उस लड़की के विरुद्ध खोज निकाले हैं जो राजनगर की 4 स्टार क्लब में रहती है, जो महेश कुमार की मंगेतर हैं और जिसके बारे में पुलिस को रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पार्वती को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने केस के प्रति अपनी जिम्मेदारी समाप्त प्राय समझ ली है और केस के किसी नए पहलू पर तफ्तीश करने की जरूरत ही नहीं समझी। कांता एक बड़ी दम भरी
और चिड़चिड़े स्वभाव वाली लड़की है। अपने होने वाले पति को दूसरी लड़कियों के साथ अटखेलियां करते देखकर उसे क्रोध आ जाना स्वाभाविक है। ऐसी लड़कियां क्रोध के आवेग में अंधी हो जाती हैं और हत्या जैसा जघन्य अपराध करने से भी नहीं चूकती हैं। इन पंक्तियों से लेखक निर्विवाद रूप से यह सिद्ध कर सकता है कि हत्या की रात को हत्या के समय कांता घटनास्थल पर मौजूद थी। घटनास्थल पर सड़क पर खड़ी मंजुला की पंक्चर कार के पास एक और ऐसी कार के टायरों के निशान पाए गए हैं जिसका बायां पिछला टायर थोड़ा सा कटा हुआ है। टायरों के निशानों में गीली सड़क पर टायर के उस कटे हुए भाग का निशान स्पष्ट दिखाई देता है। पुलिस ने इस सूत्र की ओर कतई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन राष्ट्र के प्रतिनिधि के उपक्रमों से मालूम हुआ है कि ऐसी फिएट कार कांता के पास है और पुलिस को मालूम होना चाहिए कि पिछली रात को कांता ने अपनी कार को रॉक्सी मोटर्स के गैरेज में ले जाकर उसके चारों टायर बदलवा डाले हैं ताकि घटनास्थल पर मिले टायर के निशान का संबंध कभी भी उसके साथ न जोड़ा जा सके। घटनास्थल पर कांता की मौजूदगी सिद्ध करने वाला यही अकेला सबूत नहीं है। रात के 12 बजे से पहले कांता को झेरी से एक ट्रंक कॉल आई थी जिसमें केवल 2 शब्द कहे गए थे। वे शब्द थे, आ जाओ। कांता ट्रंक कॉल रिसीव करने के फौरन बाद अपनी कार लेकर क्लब से बाहर जाती देखी गई थी। झेरी में महेश कुमार की नौकरानी राधा ने हमारे प्रतिनिधि के सामने स्वीकार किया है कि उसी ने कांता को ट्रंक कॉल की थी। कांता ने उसे रुपए देकर महेश कुमार की निगरानी के लिए तैयार किया हुआ था ताकि जब भी कोई लड़की देर तक महेश कुमार के साथ ठहरे राधा कांता को सूचित कर दे। राधा इस बात की गवाह है कि उस रात को 2 बजे के करीब कांता झेरी में पहुंची। कांता राधा को लेकर महेश कुमार के कॉटेज की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें मंजुला की पंक्चर गाड़ी खड़ी दिखाई दी। कांता कार से उतरी। उसने मंजुला की कार का द्वार खोलकर भीतर झांका। कार के डैशबोर्ड में बने कंपार्टमेंट में उसे एक रिवॉल्वर दिखाई दी। कांता ने चुपचाप रिवॉल्वर निकाला और फिर क्रोध से उबलती हुई राधा को वहीं छोड़कर पैदल ही महेश कुमार के कॉटेज की ओर चल दी। वहां पहुंचने पर उसकी महेश कुमार से झड़प हो गई। शायद कुछ छीना झपटी भी हुई जिसके कारण शीशे वगैरह टूटे। फिर कांता ने महेश कुमार को गोली से उड़ा दिया और वापस लौट आई। कार के समीप आकर उसने चुपचाप रिवॉल्वर झाड़ियों में उछाल दी और कार में बैठकर वापस लौट आई। बाद में शायद पार्वती वहां पहुंची। मृत महेश कुमार को देखकर उसकी चीख निकल गई और वो उल्टे पांव वापस लौट आई। लौटने से पहले कॉटेज में महेश कुमार की कुर्सी के आसपास फर्श पर फैला हुआ खून उसके जूतों में लग गया। इस थ्योरी की सत्यता को सिद्ध करने वाला सबसे बड़ा सबूत है मंजुला की कार की ड्राइविंग सीट के द्वार के हैंडल पर मिला अंगूठे का निशान, जिसके विषय में अभी भी पुलिस कुछ नहीं जान पाई है और इसलिए उसका जिक्र भी नहीं कर रही है। ब्लास्ट का चैलेंज है कि अंगूठे के वो निशान कांता के हैं। हम ये नहीं कहते कि पुलिस पार्वती को निर्दोष समझकर मुफ्त कर दे। हम तो पुलिस का ध्यान कांता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि उस पर भी हत्या का उतना ही तगड़ा संदेह किया जा सकता है जितना पार्वती पर। पार्वती पर केस चलाने से पहले अगर पुलिस ने कांता को चेक नहीं किया तो इसका मतलब ये होगा कि पुलिस अधिकारी जानबूझकर अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण पार्वती को सजा दिलवाने में दिलचस्पी रखते हैं और कांता को जानबूझकर जनता की जानकारी से दूर रखना चाहते हैं। आशा है संबंधित पुलिस अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे। सुनील ने संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिर हिलाया और अखबार रख दिया। उसने कॉल बेल बजाई। चपरासी उसके सामने आ खड़ा हुआ। अखबार छप गया हो तो उसकी एक कॉपी लेकर आओ, सुनील बोला। अच्छा साहब, चपरासी बोला और केबिन से बाहर चला गया। सुनील ने एक कागज़ लिया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, टू कांता विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सुनील कुमार द फूल। चपरासी अखबार ले आया। सुनील ने वो कागज़ अखबार के ऊपरी भाग में पिन कर दिया और अखबार वापस चपरासी को थमाता हुआ बोला, इसे एक लिफाफे में रख लो और 4 स्टार क्लब में मिस कांता को दे आओ। कहना सुनील साहब ने भेजा है। अच्छा साहब, चपरासी बोला और बाहर चला गया। सुनील चुपचाप बैठा रहा। उसने चिंगारी लगा दी थी। अब शोले भड़कने का इंतजार था। ब्लास्ट का इवनिंग एडिशन सड़क पहुंचने के आधे घंटे बाद ही प्रभुदयाल भड़कता हुआ ब्लास्ट के दफ्तर में आ धमका। वो सीधा सुनील के केबिन में पहुंचा। आइए इंस्पेक्टर साहब, सुनील उसे देखकर मुस्कुराता हुआ बोला। प्रभुदयाल ने अपने हाथ में थामा हुआ अखबार सुनील के सामने मेज पर पटका और धम से एक कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, ये क्या हंगामा है? कौन सा हंगामा? सुनील ने विनोदपूर्ण स्वर में पूछा। ये क्या छाप दिया है तुमने? तुम्हें क्या दिखाई देता है? कांता के बारे में जो कुछ तुमने छापा है वो सब सच है? अगर तुम्हें शक है तो तुम चेक क्यों नहीं कर लेते? वो तो मैं करूँगा ही। फिलहाल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो मैंने छापा है वो सच है तो तुम ये दावा कर रहे हो कि हत्या कांता नाम की लड़की ने की है, पार्वती ने नहीं? मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि हत्यारी कांता भी हो सकती है और हर ब्लास्ट पड़ने वाले पर अपना अनुमान प्रकट करने का मुझे पूरा हक है। लेकिन तुमने अपने अनुमान को पुलिस पर एक चैलेंज की सूरत में उछाला है, तो फिर कौन सी आफत आ गई है? अगर केस से संबंधित तुम्हें कोई ऐसी तगड़ी बात मालूम थी तो उसे अखबार में छापने से पहले तुम्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था साहब? सुनील उखड़ कर बोला। मैं नौकरी अपने अखबार की करता हूँ या पुलिस की?
लेकिन हत्या के केस से संबंधित हर बात हमारी जानकारी में आनी चाहिए। ये बात भी तुम्हारी जानकारी में आ तो गई है, तभी तो यहाँ दौड़े चले आए हो। कांता के बारे में सारे तथ्य सीधे हमारे पास पहुँचने चाहिए थे, अखबार के माध्यम से नहीं। अपना अपना ख्याल है, सुनील लापरवाही से बोला। जो बात हमारी नज़र में पुलिस से पहले आई है उसे हम ही पहले इस्तेमाल करेंगे। प्रभुदयाल क्षण भर तिल मिलाया और बोला, एक अच्छे नागरिक के नाते तुम्हें पुलिस को सहयोग देना चाहिए। तुम्हें भी तो एक अच्छे पुलिस अफसर के नाते प्रेस को सहयोग देना चाहिए। तुम तो क्रॉनिकल के रिपोर्टरों के अलावा किसी से बात न करो और हम अपने प्रयत्नों के फल थाली में सजाकर पहले तुम्हें पेश कर दें। कांता तुम पर मानहानि का मुकदमा दायर कर सकती है। अगर समझदार औरत होगी तो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो कुछ हमने छापा है वो एक एक शब्द सच है। उसी क्षण सुनील की एक्सटेंशन लाइन की घंटी बज उठी। सुनील ने रिसीवर उठा लिया और बोला, यस सोनू। दूसरी ओर से रेणु का स्वर उसके कान में पड़ा। एक कांता नाम की लड़की तुमसे फौरन मिलना चाहती है, उसे यहाँ भेज दो। ओके, लेकिन सोनू क्या वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने रिसीवर रख दिया। वो प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर में चपरासी कांता को सुनील के केबिन में छोड़ गया। कांता सूरज से बेहद परेशान नजर आ रही थी। उसके हाथ में ब्लास्ट की वो प्रति थमी हुई थी जो सुनील ने चपरासी द्वारा उसे भिजवाई थी। उसने एक उड़ती सी दृष्टि प्रभुदयाल और सुनील दोनों पर डाली। फिर वो संदिग्ध स्वर में सुनील से बोली, आप ही सुनील साहब हैं? जी हाँ, सुनील बोला। सुनील मेरा ही नाम है, तशरीफ रखिए। कांता ने बैठने का उपक्रम नहीं किया। वो बोली, मेरा नाम, मैं जानता हूँ आपको, आप तशरीफ तो रखिए। कांता ने एक बार प्रभुदयाल को देखा और फिर धीरे से बोली, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्रभुदयाल संकेत को समझ गया और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बैठो प्रभु, सुनील बोला, वरना तुम बाद में कहोगे कि मैंने जानबूझकर तुम्हें कांता से नहीं मिलाया। ये कांता है? प्रभु हैरानी से बोला। हाँ, सुनील बोला, और मेम साहब ये इंस्पेक्टर प्रभुदयाल हैं, आपके मंगेतर की हत्या की तफ्तीश यही कर रहे हैं। कांता और भयभीत दिखाई देने लगी। बैठ जाइए आप लोग, सुनील बोला। प्रभुदयाल और कांता दोनों बैठ गए। फरमाइए, सुनील कांता से बोला। कांता चुप रही। शायद वो एक पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में सुनील से बातचीत करने में दिक्कत अनुभव कर रही थी। इंस्पेक्टर के सामने बात करने में कोई हर्ज नहीं है, सुनील बोला। अखबार इन्होंने भी पढ़ा है, ये भी आपकी तलाश करने ही वाले थे। क्यों इंस्पेक्टर साहब? पहले मैं आपसे अपने भद्दे व्यवहार की माफ़ी चाहती हूँ, कांता कंपित स्वर में बोली। उसे छोड़िए, माफ़ी मांगने की स्टेज से काफ़ी आगे गुजर चुकी हैं आप। फिर भी मैं, छोड़िए, आप माफ़ी केवल इसलिए मांग रही हैं क्योंकि मैंने आपके बारे में बड़ी भयानक बातें खोज निकाली हैं। वरना आपकी नज़र में उस सुनील में जिसे आपने फ़ोन पर मूर्ख कहा था और इस सुनील में जो आपके सामने बैठा है कोई विशेष अंतर नहीं है। कांता रुआन से स्वर से बोली, मेरी आपसे क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे बारे में इतना जहर उगल दिया? सवाल दुश्मनी का नहीं, सिद्धांत का है। मैंने आपको स्थिति के स्पष्टीकरण का मौका दिया, लेकिन आपने उस मौके का फ़ायदा उठाने के स्थान पर मुझे मूर्ख की उपाधि दे डाली। अब किसी प्रकार तो मुझे सिद्ध करना ही था कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। जो कुछ मैंने आप द्वारा स्वयं को मूर्ख कहे जाने के बाद जाना, अगर आप मुझसे ढंग से पेश आई होती तो वे बातें मैं पहले आपको बताता और बाद में अखबार में छापने के बारे में सोचता। और अगर मुझे आपका स्पष्टीकरण संतोषजनक लगता तो संभव है वे बातें कभी अखबार में छपती ही नहीं। लेकिन अब, और सुनील ने कंधे उचका दिए, लेकिन जो कुछ आपने छापा है वो सच नहीं है, कांता बोली। उसका एक एक शब्द सच है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बातें सच है, लेकिन उनसे जो नतीजा आपने निकाला है वो सत्य नहीं है। क्या मतलब? मैंने महेश कुमार की हत्या नहीं की है। एकाएक प्रभुदयाल बोल उठा। मेरी बात सुनिए। फरमाइए। कांता उसकी ओर मुड़ी। आप स्वीकार करती हैं कि हत्या की रात को राधा ने आपको ट्रंक कॉल की और आप आधी रात को अपनी कार से झेरी गई, और फिर जो कुछ ब्लास्ट में छपा है मैं वो सब स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैंने महेश कुमार की हत्या नहीं की। जिस समय मैं कॉटेज में पहुंची थी उस समय वो मरा पड़ा था। आपने उसे नहीं मारा? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो महेश कुमार से मोहब्बत करती थी इंस्पेक्टर साहब, मैं उससे शादी करने वाली थी। मैं भला उसकी हत्या क्यों करती? फिर आपने राधा से क्यों कहा था कि अगर महेश कुमार के पास कोई लड़की रात को ठहरे तो वो आपको फ़ोन कर दे? प्रभु ने पूछा। क्योंकि मैं महेश कुमार को रंगे हाथों पकड़कर उसे शर्मिंदा करना चाहती थी। आपने सड़क के किनारे खड़ी मंजुला की कार की तलाशी भी तो ली थी? सुनील ने पूछा। जी हाँ, मैंने उस कार की एक एक चीज़ देखी थी। फिर तो आपने कार के डैशबोर्ड के कंपार्टमेंट में रखी रिवॉल्वर भी देखी होगी। मैंने वो कंपार्टमेंट देखा था, लेकिन वो खाली था, उसमें कोई रिवॉल्वर नहीं थी। आप सच कह रही हैं? मैं 100% सच कह रही हूँ। कार में कोई रिवॉल्वर नहीं थी, इसलिए मेरा कॉटेज में रिवॉल्वर लेके जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और फिर मैं तो वहाँ मुश्किल से 1 मिनट ठहरी थी। महेश कुमार की लाश पर नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मैं उल्टे पाँव वापस हो गई थी।
राधा मेरी हर गतिविधि की गवाह है, आप उससे पूछ लीजिए। उसने चीख की आवाज़ सुनी थी, गोली की नहीं। आपने पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? प्रभुदयाल ने पूछा। और बाद में अपनी कार के टायर क्यों बदलवाए? सुनील ने पूछा। क्योंकि मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे डर था कहीं उस स्थिति में लोग मुझे हत्यारी ना समझ बैठे। इसका मतलब ये हुआ कि कॉटेज और पंक्चर कार के बीच फैले दोहरे कदमों के निशान आपके थे, सुनील बोला। जी हाँ, अब तो तुम्हें अपनी थ्योरी की टांग टूटती महसूस होगी ही प्रभु, सुनील प्रभुदयाल से बोला। क्यों? प्रभुदयाल बोला। कांता के बयान से तो मेरी थ्योरी की पुष्टि होती है। कांता कहती है रिवॉल्वर मंजुला की कार में नहीं थी। मैं भी यही कहता हूँ। कांता के घटनास्थल पर पहुंचने से कुछ समय पहले पार्वती घर से रिवॉल्वर लेकर पगडंडी के रास्ते महेश कुमार के कॉटेज पहुंची। वहां उसने महेश कुमार को गोली मार दी। पगडंडी के रास्ते ही वो वापस लौट आई। फिर रिवॉल्वर कार के पास झाड़ियों में कैसे पहुंच गई? अगर कॉटेज और कार के बीच में कदमों के निशान कांता के हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्वती तो कार के पास गई नहीं और कॉटेज के पास खड़े होकर 200 गज दूर से रिवॉल्वर फेंक पाना पार्वती जैसी वृद्धा के लिए असंभव है। प्रभुदयाल चुप रहा। प्रत्यक्ष था उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर हत्या पार्वती ने भी नहीं की तो किसने की? सुनील बड़बड़ाया। कोई कुछ नहीं बोला। आप एकदम सच बोल रही हैं? उसने कांता से पूछा। उत्तर में कांता की आंखों से 2 आंसू ढलक पड़े। प्रभु, सुनील प्रभुदयाल से बोला। हाँ, मेरी एक इच्छा है। क्या? मुझे महेश कुमार के कॉटेज का वो हिस्सा दिखा सकते हो जिसमें हत्या हुई थी? उससे क्या होगा? संभव है कोई सूत्र मिल जाए। मैंने उस कमरे की बड़ी बारीकी से जांच की है। कोई सूत्र मिलने की संभावना नहीं है। फिर भी एक बार मुझे वो जगह दिखा देने में हर्ज क्या है? मेरी तसल्ली हो जाएगी। हर्ज तो नहीं है, लेकिन अच्छा चलो। सुनील उठ खड़ा हुआ। आप भी चलिए, प्रभुदयाल कांता से बोला। राधा की मौजूदगी में आपकी बयान की पुष्टि हो जाएगी। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलिए, कांता बोली। तीनों सुनील के केबिन से बाहर निकल आए। मैं जीप लाया हूँ, प्रभुदयाल ने बताया। तीनों ब्लास्ट के ऑफिस से बाहर निकल आए और पुलिस की जीप में आ बैठे। झेरी चलो, प्रभुदयाल ड्राइवर से बोला। ड्राइवर ने जीप स्टार्ट कर दी। प्रभुदयाल ने महेश कुमार के कॉटेज में उसके कमरे का द्वार खोलते ही बताया। कमरे की हर चीज़ ज्यों की त्यों रखी हुई है। केवल कुर्सी पर से महेश कुमार की लाश उठवा दी गई है। सुनील और कांता चुप रहे। प्रभुदयाल ने दरवाज़ा खोला और कमरे की बत्ती जला दी। सुनील बड़ी सावधानी से भीतर घुसा और बड़ी बारीकी से कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमरा कांच के टुकड़ों से भरा पड़ा था। खिड़की के समीप नीचे फर्श पर उस शीशे का चांदी का फ्रेम पड़ा था जो खिड़की से टकराकर चकनाचूर हो गया था। कुर्सी की पीठ खिड़की की ओर थी। खिड़की और कुर्सी में कम से कम 6 फुट का फासला था। सुनील ने आगे बढ़कर चांदी का फ्रेम उठा लिया। रमाकांत की रिपोर्ट सच थी। फ्रेम वाकई 14-15 सेर से कम वजन का नहीं था। सुनील ने चुपचाप फ्रेम वहीं रख दिया। तुम्हारी थ्योरी तो मैं अब भी फेल कर सकता हूँ प्रभुदयाल, अंत में सुनील बोला। कैसे? प्रभुदयाल ने नाराज स्वर में पूछा। ये कुर्सी अपनी पोजीशन से हिलाई तो नहीं गई है? नहीं। तुम्हारा कहना है महेश कुमार ने आत्मरक्षा के लिए ये चांदी का शीशा हत्यारे को फेंक कर मारा, लेकिन ये हत्यारे को लगने के स्थान पर खिड़की से जा टकराया। हाँ, क्या खराबी है इसमें? इसका मतलब ये हुआ कि हत्यारा खिड़की और महेश कुमार के बीच में था। हाँ, लेकिन महेश कुमार की पहियों वाली कुर्सी की पीठ खिड़की की ओर है और तुम कहते हो कि कुर्सी की पोजीशन हिलाई नहीं गई है। इसका मतलब ये हुआ कि महेश कुमार खिड़की और हत्यारे की ओर पीठ करके बैठा हुआ था। क्या कोई ऐसा आदमी जिसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ हो अपनी पीठ पीछे एक 15 सेर वजन का शीशा इतनी जोर से उछाल कर फेंक सकता है कि खिड़की के इस बुरी तरह से परखच्चे उड़ जाएं? प्रभुदयाल सोचने लगा। और अगर बहस करने के लिए मान भी लिया जाए कि ऐसा हो गया और वह भारी शीशा हत्यारे से टकराने के स्थान पर खिड़की से जा टकराया और फिर हत्यारे ने महेश कुमार पर गोली चला दी, ऐसी सूरत में गोली महेश कुमार की पीठ में धंसी होनी चाहिए थी, ना कि छाती में। संभव है पहले महेश कुमार खिड़की की ओर मुंह करके बैठा हुआ हो, प्रभुदयाल बोला। उसने हत्यारे को रिवॉल्वर निकालता देखकर अपने बचाव के लिए हत्यारे को शीशा फेंककर मारा हो, लेकिन निशाना चूक गया हो। उसके बाद आतंकित होकर महेश कुमार कुर्सी घुमाने लगा हो और उसी समय गोली उसकी छाती से टकराई हो और महेश कुमार के प्राण निकलने से पहले ही कुर्सी की पीठ खिड़की की ओर हो चुकी हो। लेकिन कुर्सी की हालत बताती है कि शीशे टूटने के बाद वो घुमाई नहीं गई है। अगर ऐसा हुआ होता तो कुर्सी के पहिए के नीचे भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े होते और एक आध टुकड़ा किसी पहिए में घुस गया होता। प्रभुदयाल ने आगे बढ़कर कुर्सी देखी। कुर्सी के पहिए के नीचे एक भी शीशे का टुकड़ा नहीं था और टायर एकदम साफ पड़ा था। प्रभुदयाल निरुत्तर हो गया। उसी क्षण सुनील की दृष्टि कुर्सी के पास पड़ी एक छोटी सी मेज पर गई। वो शीशे का ग्लास यहाँ से उठवा लिया है तुमने? सुनील ने पूछा। कौन सा शीशे का ग्लास? प्रभु ने पूछा। वो शीशे का ग्लास जिसके किनारे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। ऐसा तो कोई ग्लास हमें यहाँ नहीं मिला।
प्रभुदयाल हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे मालूम है ऐसा कोई ग्लास मेज पर था? प्रतापचंद कहता था कि रात को चीख की आवाज़ सुनने के बाद जब वो यहाँ आया था तो उसने मेज पर एक शीशे का ग्लास पड़ा देखा था जिसके किनारे पर लिपस्टिक लगी थी। लेकिन प्रतापचंद के बाद तो यहाँ कोई भी नहीं आया। प्रतापचंद के बाद लोकल थानेदार फौरन ही यहाँ पहुँच गया था। तब से लेकर सुबह मेरे आने तक कोई चीज़ यहाँ से नहीं हिलाई गई थी। अगर ऐसा कोई ग्लास होता तो वो यहीं होना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक कांता बोल पड़ी, मैंने भी वो ग्लास देखा था। क्या? प्रभुदयाल चौकन्ने स्वर में बोला, जी हाँ, मैंने मेज पर एक शीशे का ग्लास देखा था। उसके किनारे पर लाल रंग भी लगा हुआ था, लेकिन उस समय मुझे ये नहीं सूझा था कि वो लिपस्टिक का निशान था। कमाल है, प्रभुदयाल हैरान होकर बोला। तो फिर वो ग्लास गया कहाँ? प्रभु, सुनील बोला, तुम पार्वती से पूछो, क्या उसने भी कोई ऐसा ग्लास देखा था? पार्वती राजकुमार की जमानत पर छूट चुकी है। अब वो वापस अपने कॉटेज पर पहुंच चुकी होगी। चलो वहां चलकर पूछते हैं। तीनों महेश कुमार के कॉटेज से बाहर निकल आए और जीप में बैठकर पार्वती के कॉटेज के सामने जा पहुंचे। उन्होंने पार्वती के कॉटेज की घंटी बजा दी। द्वार मंजुला ने खोला। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। घबराइए नहीं, प्रभुदयाल सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। मंजुला चुप रही। पार्वती देवी घर पहुंच गई हैं? मंजुला ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाया। जरा उनसे मिलवा दीजिए, प्रभुदयाल बोला। मंजुला उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई। ड्राइंग रूम में पार्वती के पास राजकुमार, प्रतापचंद और उसकी पत्नी इंदिरा भी बैठी थी। इंस्पेक्टर को देखकर वे लोग उठ खड़े हुए। सुनील ने सवालिया निगाहों से प्रभुदयाल की ओर देखा। गो अहेड, प्रभुदयाल बोला। पार्वती देवी जी, सुनील बोला, मैं आपसे एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। पार्वती ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाया। हम लोग आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछने आए हैं। आप बेखटके उसका उत्तर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उससे आपका या आपकी बेटी का कोई अहित नहीं होगा। पार्वती चुप रही। हत्या की रात को आप महेश कुमार के कॉटेज पर गई थी ना? पार्वती ने उत्तर नहीं दिया। चुप रहने से कोई लाभ नहीं है। ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि उस रात 2:30 बजे के करीब आप महेश कुमार के कॉटेज में थी। प्रतापचंद और उसकी पत्नी दोनों ने आपको देखा था। मैं वहाँ गई थी, पार्वती धीमे स्वर में बोली। क्यों? मुझे एक चीख सुनाई दी थी। मुझे लगा था वो चीख मंजुला की थी। अर्थात आप चीख सुनने के बाद वहाँ पहुँची? जी हाँ। उस समय महेश कुमार मरा पड़ा था? जी हाँ। वहाँ पहुंचकर आपने क्या किया? मैंने बड़ी मेहनत से वहाँ से ऐसे सब सूत्र हटाने आरंभ कर दिए जिससे ये पता लगने की संभावना थी कि मंजुला वहाँ थी। जैसे मैं वहाँ से उसका टूटा हुआ कॉम्पैक्ट उठा लाई, ऐसी सब जगहों पर मैंने कपड़ा फेर दिया जहाँ मंजुला की उंगलियों के निशान होने की संभावना थी। मेज पर एक शीशे का ग्लास पड़ा था जिसके किनारे पर लिपस्टिक लगी हुई थी। मैं उसे अच्छी तरह से साफ करके किचन में रखाई थी। प्रभुदयाल के कान खड़े हो गए। सुनील प्रतापचंद की ओर आकर्षित हुआ। प्रतापचंद जी, वो बोला, आपने भी तो ऐसा एक शीशे का ग्लास मेज पर देखा था? जी हाँ, प्रतापचंद धीमे स्वर में बोला। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई ग्लास घटनास्थल पर नहीं मिला। प्रतापचंद चुप रहा। क्यों? मेरे जाने और पुलिस के आने के बीच के समय में कोई वो ग्लास उठाकर ले गया होगा। यह असंभव है, प्रभुदयाल बोला। वो आदमी उड़कर तो कॉटेज में पहुंचा नहीं होगा। अगर ऐसा कोई आदमी कॉटेज में आया होता तो गीली जमीन पर उसके कदमों के निशान जरूर दिखाई देते। तो ये करिश्मा कैसे हो गया? सुनील प्रभुदयाल से बोला। कांता ने वो ग्लास देखा था। उसके बाद पार्वती देवी कॉटेज में गई थी। उन्होंने भी वो ग्लास देखा था। फिर प्रतापचंद जी वहाँ गए थे। उन्होंने भी उस ग्लास को वहाँ देखा था। लेकिन फिर भी ऐसा कोई ग्लास वहाँ नहीं पाया गया था। ये कैसे संभव हो सकता है? इससे आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? प्रतापचंद तेज स्वर से बोला। इससे मैं ये नतीजा निकालना चाहता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। ग्लास आपने नहीं देखा था, और ग्लास आपने इसलिए नहीं देखा था क्योंकि रात को 2:30 बजे पार्वती के महेश कुमार के कॉटेज से चले जाने के बाद आप वहाँ नहीं गए थे। ये झूठ है। एकाएक इंदिरा बोल पड़ी। ये 2:30 बजे महेश कुमार के कॉटेज पर गए थे। आपको कैसे मालूम है? सुनील बोला। उस समय इन्होंने मुझे कहा था कि मैं महेश कुमार के कॉटेज पर यह देखने जा रहा हूँ कि गड़बड़ कैसी है। आपने इन्हें कॉटेज में जाते देखा था? इंदिरा चुप हो गई। इन्होंने केवल जाने का नाम ही लिया था देवी जी। वास्तव में ये महेश कुमार के कॉटेज पर गए नहीं थे। लेकिन प्रभुदयाल बोला, प्रतापचंद के कॉटेज से महेश कुमार के कॉटेज तक और फिर वापस प्रतापचंद के कॉटेज तक कदमों के निशान बने हुए हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि प्रतापचंद वहां गया था। जरूर गया था, सुनील ने स्वीकार किया। लेकिन 2:30 बजे नहीं। प्रतापचंद 2:30 बजे से बहुत पहले मंजुला के वहां से जाने के बाद महेश कुमार के कॉटेज गया था और उसी समय इसने महेश कुमार की हत्या की थी। हत्या? प्रतापचंद ने? कई स्वर एक साथ सुनाई दिए। हाँ, सुनील ऊंचे स्वर में बोला। हत्यारा प्रतापचंद है। इसी ने किसी तेज चीज से मंजुला की कार के पिछले टायर में पंक्चर किया था और इसी ने मंजुला की कार के डैशबोर्ड में बने कंपार्टमेंट में से उसकी रिवॉल्वर निकाली थी। जिस समय मंजुला महेश कुमार से झगड़ा करके
कॉटेज से बाहर निकली थी उस समय प्रतापचंद कॉटेज के पास ही कहीं छुपा हुआ खड़ा था। मंजुला कटे हुए टायर वाली कार लेकर चली गई थी। कार का पहिया कॉटेज से 200 गज दूर जाने के बाद ही बैठ गया था, इसलिए मंजुला को कार वहीं छोड़कर पैदल अपने कॉटेज तक जाना पड़ा था। मंजुला के जाने के बाद प्रतापचंद रिवॉल्वर लेकर महेश कुमार के कमरे में घुसा। महेश कुमार दरवाजे की ओर मुंह और खिड़की की ओर पीठ किए बैठा था। प्रतापचंद ने जाते ही उसे गोली से उड़ा दिया और बाद में प्रतापचंद ने कमरे में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। बाद में क्यों? प्रभुदयाल बोला। पुलिस की थ्योरी है कि शीशे वगैरह उस समय टूटे जब महेश कुमार हत्यारे से भिड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कुर्सी की पोजीशन से ये बात असंभव लगती है। हत्या कर चुकने के बाद प्रतापचंद ने चांदी के फ्रेम वाला शीशा खिड़की पर दे मारा था। दीवार पर लगी हुई तस्वीर तोड़ दी थी, जिसके कारण सारा कमरा शीशे के टुकड़ों से भर गया था। लेकिन इतना हंगामा करने की क्या ज़रूरत थी? प्रतापचंद की स्कीम में उस हंगामे की, उस शोर शराबे की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। एक तो इसलिए क्योंकि प्रतापचंद ये जाहिर करना चाहता था कि मंजुला शीशे वगैरह टूटने के बाद घटनास्थल से गई थी। कैसे? बड़ा आसान तरीका था। प्रतापचंद ने घटनास्थल से शीशे का तेज टुकड़ा उठाया और लौटती बार उसे मंजुला की कार के टायर में उस स्थान पर घुसा दिया जहां इसने पहले पंक्चर करने के लिए टायर को काटा था। बाद में हर किसी ने यही समझा कि पंक्चर शीशे के टुकड़े से हुआ था। वो शीशे का टुकड़ा कम से कम 1.5 इंच लंबा था। भला शीशे का 1.5 इंच लंबा टुकड़ा बिना टूटे एकदम सीधा टायर में कैसे घुस सकता है? कोई कुछ नहीं बोला। शीशे तोड़ने का दूसरा कारण यह था कि सुनील फिर बोला। प्रतापचंद चाहता था कि काफ़ी शोर मचे ताकि घर आकर वो अपनी पत्नी को ये कह सके कि कहीं शीशे टूटने का शोर सुनकर इसकी नींद खुल गई थी। इसने खुद कहा है कि इंदिरा इतनी गहरी नींद सोती है कि अगर उसके कानों पर नगाड़े ही बजाए जाए तो उसकी नींद खुलती है। प्रतापचंद ने इंदिरा की इस आदत का फ़ायदा उठाया। ये रात को अपनी पत्नी के सो जाने के बाद चुपचाप गया और महेश कुमार की हत्या कराया। लौटती बार ये रिवॉल्वर मंजुला की कार के पास झाड़ियों में फेंक आया। घर आकर ये फिर बिस्तर में घुस गया। थोड़ी देर बाद उसने ज़बरदस्ती इंदिरा को जगाया और कहा कि इसने अभी अभी कहीं शीशे टूटने और गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। प्रतापचंद की स्कीम में कुछ रंग केवल संयोगवश भी आ गया। उसी समय कांता वहां पहुंची और वातावरण एक डरावनी चीख से गूंज उठा। चीख की आवाज़ ही पार्वती को कॉटेज तक खींच ले गई। इंदिरा के जाग चुकने के बाद प्रतापचंद ने कहा कि वो महेश कुमार के कॉटेज पर यह देखने जा रहा है कि क्या गड़बड़ है, लेकिन वास्तव में वो महेश कुमार के कॉटेज पर गया नहीं। वो 10-15 मिनट नीचे वहीं छुपकर खड़ा रहा और उसके बाद उसने वापस आकर इंदिरा को बताया कि महेश कुमार की हत्या हो गई थी और वो चौकी पर रिपोर्ट करने जा रहा था। अगली सुबह किसी ने प्रतापचंद के कदमों के निशान को महत्व नहीं दिया, क्योंकि हर किसी ने यही समझा कि प्रतापचंद तो हत्या हो चुकने के बहुत समय बाद वहाँ गया था। कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे प्रतापचंद, सुनील फिर बोला। पार्वती के कॉटेज पर उसे सारा किस्सा सुनाने चला गया। एक पड़ोसी के नाते सहानुभूति दिखाने के बहाने इसने पार्वती के मन में ये बात अच्छी जगह जमा दी कि हत्या मंजुला ने की थी और पार्वती को मंजुला की सहायता करनी चाहिए। पार्वती भी विश्वास कर बैठी कि हत्या उसकी बेटी ने की थी और वो झूठ पर झूठ बोलती चली गई ताकि मंजुला पर आंच न आए। प्रतापचंद ने अपनी पत्नी को ये बात विशेष रूप से जोर देकर कही थी कि वो इस विषय में अपनी जबान बंद रखे कि उन्होंने 2:30 बजे पार्वती को महेश कुमार के कॉटेज में देखा था। प्रतापचंद अपनी बीवी की आदत जानता था कि वो अपनी जबान बंद नहीं रख सकती। प्रतापचंद तो ये चाहता ही था कि उसकी बीवी किसी से इस बात का जिक्र कर दे। बाद में ये शराफत का पुतला बना अपनी बीवी को कोसता रहा और दुख जाहिर करता रहा कि बेचारी माँ बेटी खामखा पुलिस के संदेह का शिकार होती जा रही हैं। प्रतापचंद की स्कीम में केवल इतना ही अंतर आया कि पुलिस ने बेटी की जगह माँ को हत्यारी समझा। लेकिन प्रतापचंद को महेश कुमार की हत्या करने की क्या ज़रूरत थी? उसके पास हत्या का क्या उद्देश्य था? जितना तगड़ा हत्या का उद्देश्य प्रतापचंद के पास है, उतना किसी के पास भी नहीं है। महेश कुमार ने उसे अंधेरे में रखकर उसकी 200 एकड़ ज़मीन बड़े सस्ते दामों में खरीद ली थी और बाकी की 200 एकड़ ज़मीन पर 1 साल के लिए ऑप्शन ले ली थी। अर्थात 1 साल के अंदर अंदर महेश कुमार कभी भी उस ज़मीन को पुराने दामों पर ही खरीद सकता था। बाद में जब प्रतापचंद को ये पता लगा कि महेश कुमार ने ज़मीन खेती करने के लिए नहीं, होटल बनाने के लिए खरीदी थी, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो तभी से अपने ऑप्शन वाली 200 एकड़ ज़मीन महेश कुमार के चुंगल से छुड़ाने की तरकीब सोच रहा था ताकि उस ज़मीन को वो 20 गुने अधिक दामों में बेच सके। फिर एक सुरक्षित मौका हाथ में आते ही उसने महेश कुमार की हत्या कर दी। प्रतापचंद ने खुद स्वीकार किया है कि महेश कुमार की मौत के साथ ही ऑप्शन भी खत्म हो गई है। प्रतापचंद की स्कीम बड़ी मास्टरपीस थी। सुनील एक क्षण अपने शब्दों का प्रभाव सब पर देखने के लिए ठिठका और फिर बोला, लेकिन वो ग्लास के मामले में धोखा खा गया। जिस समय इसने महेश कुमार की हत्या की थी उस समय लिपस्टिक वाला ग्लास वाकई मेज पर था, इसलिए बाद में प्रतापचंद ने उस ग्लास का जिक्र भी कर दिया था ताकि मंजुला पर संदेह और पक्का हो जाए। लेकिन पार्वती वो ग्लास साफ करके किचन में रखाई थी और प्रतापचंद को इस बात की जानकारी नहीं हुई थी।
वरना यह भी ग्लास का जिक्र नहीं करता। उस ग्लास का जिक्र ही ये सिद्ध करता है कि प्रतापचंद 2:30 बजे के बाद महेश कुमार के कॉटेज में नहीं गया था। सुनील चुप हो गया। प्रभुदयाल ने प्रतापचंद की ओर देखा। प्रतापचंद का चेहरा राख की तरह सफ़ेद हो उठा था। प्रभुदयाल ने सिपाही की ओर संकेत किया। सिपाही ने हथकड़ियाँ प्रतापचंद की ओर बढ़ा दी। इंदिरा की चीख निकल गई। बाकी ड्रामा देखने के लिए सुनील वहाँ रुका नहीं। वो चुपचाप कॉटेज से बाहर निकल आया। प्रतापचंद ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। सुनील की थ्योरी अक्षरशः सच निकली थी। अगले दिन सुबह नगर में ब्लास्ट ही अकेला अखबार था जिसमें हत्या का सारा और प्रामाणिक विवरण छपा था। मंजुला, पार्वती और राजकुमार ने कई बार सुनील से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया, पर सुनील से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। सारी घटना के 1 महीने बाद सुनील को रजिस्टर्ड पोस्ट से राजकुमार और मंजुला की शादी का एक कार्ड मिला। उससे शादी में शामिल होने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया गया था। सुनील झेरी गया तो पार्वती ने उसे पलकों पर बिठा लिया। उसके कथानुसार अगर सुनील न होता तो भगवान जाने उसकी क्या दुर्गति होती। उत्तर में सुनील भगवान का हवाला देने और दांत निकालने के अतिरिक्त कुछ न कर सका। समाप्त। तो दोस्तों, यहाँ पर समाप्त होता है ये रोमांचक उपन्यास, सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ। दोस्तों, आपको ये उपन्यास कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरे वीडियोस का बहुत भला हो जाएगा। उसको अच्छी खासी रीच मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे वीडियोस सुनते हैं और अगर वो आपको थोड़ी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।